यहाँ पर जो आपका जैसा कि चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि हम सौर मंडल में पृथ्वी का ही यही अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि अन्य जो ग्रह वगैरह हैं वो भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे उनका। तो यहाँ पर देखिए उसी लेवल से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 6 के लेवल से। यानी यहाँ पर कहा गया कि सूर्यास्त के बाद आकाश में आपको असंख्य तारे दिखाई देते हैं जो कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, चंद्रमा भी दिखाई देता है, जबकि दिन के समय ये सब लोग गायब हो जाते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की वजह से ये सब जो वस्तुएं रात को चमकती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा तेज होता है कि इनकी रोशनी उनके आगे टिक नहीं पाती है और वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, रात के समय हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन चमकीली वस्तुओं में हमें एक चीज़ जो दिखाई देती है इसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, देखिए चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं, चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है और ये जो है पृथ्वी का उपग्रह है। यानी हम जिस ग्रह पर रहते हैं, यानी अर्थ पर हम लोग रहते हैं, तो ये हमारे अर्थ का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह होने के साथ साथ इसकी भी कलाएं होती हैं, इसकी अपनी अपनी एक विविध कलाएं हैं, यानी अपनी अपनी विभिन्न कलाओं का रोल निभाता है। कलाओं से अभिप्राय यहाँ पर ये है, इससे तमाम घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी पर, ज्वार भाटा जैसी घटनाएं घटित होती हैं, उसमें भी इसी का योगदान अहम होता है। ठीक है, ये सब बातें देखिए हम अगले अध्याय में जानेंगे, यानी इससे आने वाले अध्यायों में चंद्रमा से रिलेटेड क्या क्या इसकी कलाएं हैं, क्या क्या घटनाएं हैं, वो सारे जो है सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक यहाँ पे हम जानेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि हमें महीने में, यानी कि एक बार महीने में जो है एक बार जो है पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, और ये पूरा चंद्रमा वाला दिखाने वाली जो रात होती है वो होती है पूर्णिमा की रात। ठीक है, यानी कि अगर लगभग यहाँ पर जो पूर्णिमा जो होती है सामान्यतः 29.5 दिन की होती है, यानी 29.5 दिन पर जाकर जो है पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अब देखिए इसका सब पॉइंट आप नोट कर लेना, यानी कि यहाँ पर 15 दिन के बाद जो इसका जो अगला रूप आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे 15 दिन बाद इसका होता है अमावस्या। ठीक है, यानी 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, और यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ये सब पॉइंट में नोट कर लेना, पहले का सब पॉइंट कि जो 15 दिन बाद अगर हम इसे देखें तो ये हमें दिखाई नहीं देता है, और यह जो नए चंद्रमा वाली जो रात होती है यह नए चंद्रमा की रात्रि कहलाती है या फिर अमावस्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया है। आगे जरा बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप ये नोट कर लेना, यानी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती दिखाई देती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कुछ खगोलीय पिंड इनमें से जो होते हैं, यानी काफी आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, और जिनमें तमाम गैसों का गुबार भरा होता है, जिसकी वजह से उनमें अपने आप की ऊष्मा होती है। इन्हीं सब के बीच में सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, और खगोलीय पिंड होने के साथ साथ सूर्य एक तारा है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, साथ ही साथ प्रकाश भी मिलता है उससे हमें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है, पिंडों और ग्रहों में अंतर है। पिंड जो होते हैं, पिंडों में अपनी ऊष्मा होती है, अपनी ऊर्जा होती है, जबकि ग्रहों में अपनी ऊर्जा नहीं होती है। ये की डिफरेंस है, अपने माइंड में क्लियर रखना कि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी ग्रहों में और पिंडों में। यानी खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा होती है, अपनी ऊर्जा, अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि जो आपके ग्रह होते हैं, ग्रह में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रह जो है वो इनके प्रकाश से चमकते हैं, वे प्रतीत होते हैं, यानी इनका प्रकाश पड़ता है, कुछ प्रकाशीय किरणें धरती द्वारा या अन्य ग्रहों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, तो वो हमें दूर से चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ग्रहों के पास। ये आप अपने माइंड में स्पष्ट रखना बात। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसी में लिखेंगे, देखिए इसमें सब पॉइंट लिखना है, सेकंड का सब पॉइंट। देखिए इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, किसके पास? खगोलीय पिंडों के पास, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और इसे ये जो है अपनी ये बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर जो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना कि इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। यानी खगोलीय पिंडों को हम जो है तारा भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें से सूर्य जो है वो भी एक तारा है। तो ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि हम रात के समय जो है चमकते हुए अन्य तारे देखते हैं। देखिए यहाँ पर तारे हम जो देखते हैं, हमारे मन में तो तरह तरह के ख्याल भी आते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं तारे। तो पहले क्या था, लोग समय वगैरह देखने के लिए तारों का उपयोग करते थे। आजकल तो आपके पास एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन नहीं था, पहले घड़ियां वगैरह थी, तो रात को उठ के समय देखते थे। आज के टाइम में भी हम देखते हैं कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं गांव में जो तारों को देख के बता देते हैं कि अब कितनी रात है, यानी कि अब आधी रात हो गई है या फिर रात गुजर चुकी है, सुबह होने वाली है, वो देख के बता देते हैं, नहीं लोकेशन देख के बता देते हैं। ठीक है, तो रात्र में जो तारों का समूह हमें आकाश में दिखाई देता है, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, यानी कि तमाम आकृतियां दिखाई देती हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तारों की हमें तमाम आकृतियां रात को दिखाई देती हैं, इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों की
तारों के समूह की, यानी तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट इस तरह से नोट कर लेना कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक है, या देखते हैं, और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नोट कर लेना, यानी इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप विभिन्न आकृतियां देखते हैं, तमाम तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं, यानी कि आप तमाम, यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है, लोग देखते हैं भाई ये इस तरह की आकृति बन रही है, रात को तमाम तरह की आकृतियां बन जाती हैं, ठीक है। इनमें अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का नक्षत्र मंडल है, यानी इसमें एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर, वो इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। और ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, यानी कि जो अर्सा मेजर है या बिग बियर, यानी बिग बियर से अप्राई अब निकल के आ रहा है कि बड़ा, एकदम बड़ा नक्षत्र मंडल, यानी कि इसमें ज्यादा तारों का समूह है, कहने का मतलब यहां पर ही है, जैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो थर्ड का पहला सब पॉइंट आप नोट कर लेना कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। इसके अलावा एक और नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है स्मॉल बियर, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे थर्ड का, एक नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर, जिसे अपने यहाँ आम जो बोलचाल की भाषा में सप्त ऋषि, यानी 7 ऋषि या 7 ऋषि संत कहा जाता है। आपने सुना होगा 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है, ठीक है। तो इसे जो है स्मॉल बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, स्मॉल बियर या सप्त ऋषि जो है 7 तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। यानी कि एक बड़े जो नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, ये इसका भाग है। तो थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि प्राचीन समय में लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। इनमें सबसे ज्यादा निर्णायक होता था ध्रुव तारा, जो कि उत्तर की दिशा में हमें दिखाई देता है। ध्रुव तारा ये सबसे ज्यादा निर्णायक था, नहीं इसे ही देखकर लोग लोकेशन बताते थे, भाई अब कहाँ हम पहुंच गए, अब हमारी कितना जो समय हो गया, इसे देखकर बताते थे। जैसे बालिका दिख रही है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यानी बालिका दिख रही है, उत्तर दिशा में तारा है, ध्रुव तारा ऊपर, इसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो तारों को देखकर लोग बताते थे, तो इसमें ध्रुव तारे की भूमिका अहम थी। तो यहां पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, चौथा पॉइंट आपका ये है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। तो इसमें पहला सब पॉइंट नोट कर लेना, देखिए उत्तरी तारा जो था उत्तर दिशा को बताता था, और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यानी उत्तरी तारा जो होता है उसे, यानी उत्तरी तारा जो है हमें उत्तर दिशा का ज्ञान करवा रहा है, और जो उत्तर में तारा हमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है ध्रुव तारा, यानी कि इसे ध्रुव तारा कहा जाता है, क्योंकि विशिष्ट रूप से यानी स्पष्ट रूप से चमकने वाला होता है, यानी अन्य तारों की अपेक्षा इसकी चमक ज्यादा होती है। तो इसे हमने ध्रुव तारा मान लिया है कि भाई ये ध्रुव तारा है। इसके आधार पर हम दिशा पता चल जाती है, ये भाई उत्तर दिशा है, ठीक है। तो चौथे का पहला सब पॉइंट यही है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखिए, उत्तरी तारा जो है ये हमेशा स्थिर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। तो इससे हम जो है इसकी सहायता से जो है सप्तऋषि जो है, यानी कि जो स्मॉल बियर जो है, इनका समूह भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट आप नोट कर लेना है, इसी में सेकंड सब पॉइंट, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम लोग जो है सप्तऋषि की सहायता से इसकी स्थिति को जान सकते हैं। जो स्मॉल बियर है, इससे इसकी स्थिति को हम स्पष्ट कर सकते हैं, भाई ये यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ चौथे का थर्ड सब पॉइंट आप नोट कर लेना, इसमें चौथे का थर्ड सब पॉइंट है, हम सप्तऋषि की सहायता से जो ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हम क्या है, ध्रुव तारे की स्थिति का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका पता हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर ली, हम ध्रुव तारे की बात कर ली जो कि उत्तर दिशा में है। अब अगली जो है, यानी अगला पॉइंट ये है जो मैंने बताया था कि कुछ तारे ऐसे हैं, यानी कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती हैं, और वे तारों के प्रकाश से यानी प्रकाशित होते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं। और ऐसे जो पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, यानी ग्रह कहलाते हैं। तो पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। यानी जिन्हें अंग्रेजी में बर्ड है प्लेनेट, यानी जिसका ग्रीक में मतलब है, ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है प्लेनेट, ठीक है। यानी ग्रह वर्ड जो है अंग्रेजी में प्लेनेट इसे कहते हैं, और अंग्रेजी का जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के वर्ड प्लेनेटाई से बना है, और प्लेनेटाई का शब्द का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ जो है परिभ्रमक है, यानी कि अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि इनके केंद्र में क्या है, इनके केंद्र में जो है यहाँ पर आप देखेंगे इनके केंद्र में यहाँ पर जो है वो है सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ये जो है चक्कर लगा रहे हैं, यानी जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसी में पांचवें का पहला सब पॉइंट, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, आपको पता ही होगा, और अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा भी है। तो यहां पर अगला पॉइंट नोट कर लेना, यहां पे लिखेंगे पृथ्वी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण ऊष्मा एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, छठवां पॉइंट ये नोट कर लेना, पृथ्वी इस तरह से लिख लेना। आपको ग्रह तो पता ही है भाई, पृथ्वी आप रहते आ रहे हैं बचपन से, तो ये तो पता ही है, तो ये लिख लेना, पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो आप बता देंगे सूर्य है। ठीक है, ये सन है सबसे नजदीक तारा पृथ्वी के। छठवां पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ स्थिति है सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह भी हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह, उल्का पिंड है। इन सबसे मिलकर बनता है हमारा सौर मंडल का निर्माण करते हैं ये सब। तो देखिए सौर मंडल हेडिंग डालकर आप लिख लेना कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हैं एवं उल्का पिंड है, ये मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं, इस सौर यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसी में आ जाते हैं सूर्य पर। ठीक है, सूर्य की स्थिति क्या है? तो सूर्य की स्थिति हम देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, सब हेडिंग डाल लेते हैं इसकी। सूर्य, देखिए सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये आप याद रखना कि सूर्य कहां पर है, ये एक सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और ये जो है आपको पता ही होगा कि गर्म गैसों से बना हुआ है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, और नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया यहाँ पे, संलयन की क्रिया यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपार ऊष्मा कभी खत्म ही नहीं होती। इसकी ऊष्मा यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की फलस्वरूप अपार ऊष्मा निकलती है, न खत्म होने वाली ऊष्मा निकलती है। तो ये उसी का स्रोत है, नाभिकीय संलयन से की ऊष्मा जो क्रिया है वो यहीं पर हो रही है सूर्य में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको निरंतर प्रकाश मिलता है। ठीक है, निरंतर का अभिप्राय ये नहीं है कि आप ये कहेंगे सर हमारे यहाँ तो रात भी हो जाती है, रात होती है पृथ्वी के घूमने की वजह से। ठीक है, यानी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन रात होती है, यानी पृथ्वी के अपने अच्छे पे घूमने की वजह से दिन रात का बनना घटित होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे सूर्य में, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, इसमें सब पॉइंट लिख लेना, इसका खिंचाव जो है बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी इसके जो सौर मंडल से अभिप्राय क्या है, इसके आसपास के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, या फिर उल्का पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उन सबको अपने ये बांधे रखे हुए हैं, इसका जो है इस खिंचाव बल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां पे इसी में सूर्य में, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग जो आपकी है ये है ग्रह। देखिए हमारे सौर मंडल में जो है अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं, और सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार सबसे पहले पड़ता है बुध, दूसरा पड़ता है शुक्र, तीसरा पड़ता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, यानी कोई ज्यादा याद करने का एक अच्छा ट्रिक भी है, यहां पे एक ट्रिक इन्होंने लिखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक यहाँ पे ये लाइन भी बना दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप याद भी कर सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी में नाम है, आप इनसे आप याद भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वी से वीनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एम से आपका जो हो गया मार्स हो गया। ठीक है, और ये मरकरी हो गया ये। ठीक है, जे से जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया। ठीक है, और यूरेनस हो गया यू से, और एन से हो गया नेपच्यून। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से एम से मरकरी यानी कि बुध, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से हो गया यहाँ पे मार्स, जे से जुपिटर, एस से यहाँ पे होगा सैटर्न, यू से हो गया यहाँ पे आपका जो है यूरेनस, एन से हो गया यहाँ पे नेपच्यून। तो ये अंग्रेजी में नाम है इनके, यानी कि इनको याद करने का एक क्रम भी हुआ अंग्रेजी में लिख दिया है कि इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। वैसे इतना टफ है नहीं, आप आसानी से याद करना, बड़े आराम से हो जाएंगे। देखिए ये 4 ग्रह तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को याद होते हैं, यानी किस कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हर किसी को याद होते हैं। इसके बाद क्या पड़ता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो इसलिए यहां पर इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, आप केवल इतना ही लिख लीजिए, ग्रह इतने ही ग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ये लाइन लिख ली है आपने, इसी में ग्रह में सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए सौर मंडल के सभी 8 ग्रह हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते जो हैं दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें हम कक्षा कहलाते हैं। ये जो है जिन पथों पर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, तो ये कक्षा कहलाते हैं उनकी। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको इमेज में। आगे बढ़ते हैं यहां इसी क्रम में। देखिए इनकी जो आगे के जो ग्रह हैं, यानी कि वो भी हम बताएंगे। पहले देखिए जान लेते हैं, यहाँ पे पहले एक ग्रह था, एक प्लूटो, जिसे 2006 में जो है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रह नहीं माना है, इसे बौने ग्रह के रूप में रख दिया गया है। तो अब ये ग्रह नहीं है, पहले 9 ग्रह थे हमारे। ठीक है, यानी पहले आपके जो है यूरेनस, नेपच्यून के बाद प्लूटो भी आता था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। ठीक है, ये बात आप याद रखना।
तो यहाँ पर आप अगला यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है इसी में। देखिए पहला सब पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है इस ग्रह में, सेकंड सब पॉइंट पहले यहाँ पे नोट कर लेना यहाँ पे कि प्लूटो, सेकंड सब पॉइंट है प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, ठीक है, प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में अपनी बैठक में, ठीक है, बौने ग्रह में रख दिया है, यानी बौने ग्रह में शामिल कर दिया है। अब ये मतलब ग्रहों में शामिल नहीं है बल्कि बौने ग्रहों में आता है, यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट जिसे बोलते हैं, यानी बौने ग्रह जिन्हें बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट, तो इनमें रख दिया गया है ये, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट में रख दिया गया है, ठीक है, बौने ग्रहों में रख दिया गया है। तो ये यानी कि सेकंड सब पॉइंट ग्रह का नोट कर लेना आप। चलिए आगे अगली बात यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने 2 सब पॉइंट लिख लिए आपने इसमें। अब देखिए नोट डाल के एक बात यहाँ पे लिख लेना आप, यहाँ पे नोट डाल के, देखिए शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है, यानी कि अगर हम क्रम में देखें तो दूसरे नंबर पे आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, उसके पृथ्वी आती है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा माना जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जुड़वां बहन भी बोला जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वां बहन के रूप में भी जाना जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में लिख लेना शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है या फिर जुड़वां बहन कहा बोला जाता है, ठीक है, ये लिख लेना आप। तो आपने नोट में लिख लिया होगा आगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने ग्रह तक नोट कर लिया है आपने, ठीक है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग जो है आपकी इसमें पृथ्वी। पृथ्वी यहाँ पे कौन सी पृथ्वी, देखिए सूर्य से अगर हम दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी जो है वो तीसरा उपग्रह है, यानी कि नोट कर लीजिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। मैंने बता दिया था, पहले नंबर पे बुध आता है, ठीक है, पूरे पहले नंबर पे बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यानी कि शनि है, और यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, ठीक है, ऐसे करके 8 ग्रह हो गए। तो दूरी के हिसाब से जो वो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है, ठीक है। लेकिन अगर आकार की दृष्टि से देखें तो देखिए आकार की दृष्टि से मैं लिखवा दे रहा हूं, आकार की दृष्टि से क्रम है, सबसे पहले आता है जुपिटर, यानी कि जुपिटर जो आपका जो जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर जो है पहले नंबर पर है। उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि, ठीक है। उसके बाद आता है अरुण यानी कि यूरेनस, जैसे यूरेनस कहते हैं यानी अरुण, ठीक है। उसके बाद आता है नेपच्यून, जैसे हम कहते हैं अरुण के बाद इसे हम कहते हैं आम भाषा में, यानी कि अपने यहाँ की भाषा है, यानी कि जैसे कहते हैं यहाँ पे नेपच्यून को कहते हैं, यहाँ पे वरुण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अर्थ, ठीक है, यानी पृथ्वी आती है, ठीक है। उसके बाद आती है वीनस यानी शुक्र आता है, और उसके बाद आता है फिर आपका जो है मंगल यानी कि मार्स आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पर मरकरी, ठीक है, यानी कि बुध आता है, ठीक है, यानी कि ये मार्स है यानी कि मंगल, या फिर मंगल लिख देना आप, ठीक है, ये मंगल आ रहा है और ये आ रहा है बुध आ रहा है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, यानी कि ये है आपके आकार के आधार पर, यानी आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है उसे आप नोट कर लेना, यानी आकार के अकॉर्डिंग जो है, यानी साइज के अकॉर्डिंग जो है। यहाँ पे कौन सा है, पहले नंबर पर पहले पे आ रहा है बृहस्पति, दूसरे पर आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है शनि आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है अरुण, चौथे पर आ रहा है वरुण, ठीक है, 5वें पर आ रही है पृथ्वी, 6वें पर आ रहा है यहाँ पे जो आ रहा है आपका जो है शुक्र आ रहा है, 7वें पर आ रहा है यहाँ पे कौन सा आ रहा है मंगल आ रहा है, और 8वें पर आ रहा है यहाँ पर बुध आ रहा है, ठीक है। ये आकार के आधार पर है। अगर हम आकार के आधार पर देखें तो पृथ्वी कौन सा ग्रह हुआ, देखिए नोट में लिख लेना, ये वाली लाइन जो है आप नोट में लिख लेना, यानी आकार के आधार पर ये क्रम है, तो ये नोट में लिख लेना। अब यहीं पे लिख लेना, यानी कि पृथ्वी में थोड़ा लिख लेते हैं, ये पृथ्वी जो है आकार के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, यानी कि आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पृथ्वी में ही आप पहला सब पॉइंट आपने कवर कर लिया। अब पृथ्वी में दूसरा सब पॉइंट कवर करेंगे पृथ्वी में ही कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी इसके ध्रुव है, यानी गोल नहीं है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, और यही कारण है कि इसके इस आकार को क्या कहते हैं, भू आब कहते हैं, ठीक है, यानी कि यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, यानी कि इसके जो यानी कि चपटे होने के कारण क्या कहते हैं इसे, यानी कि इसके आकार को भू आब कहते हैं। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। तो ये नोट कर लेना सेकंड लाइन, कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। अब देखिए आप पृथ्वी के बारे में आप एवरीथिंग यानी सब कुछ आप जानते हैं, और पृथ्वी में क्या क्या तत्व मौजूद हैं, क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कौन कौन से खनिज मौजूद हैं, वो आगामी चैप्टरों में या आगामी जो आपके यानी क्लासें आएंगी, क्लासों के यानी कि देखेंगे आप ज्योग्राफी, तो वहां पर आपको सब डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज्यादा इसमें नोट फैक्ट नहीं लिखवाऊंगा, ज्यादा नोट्स नहीं बनवाऊंगा, ठीक है। तो आपने इतना जान लिया पृथ्वी के बारे में। अब बात करते हैं चंद्रमा, ठीक है। देखिए पृथ्वी जो है आपको ये भी पता होगा नीले रंग की दिखाई पड़ती है, यानी कि इसका जो 2/3 भाग है पानी से ढका हुआ है, ये सब बातें आप जानती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये बातें आप जानते हैं ऑलरेडी, आप इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, आप एवरीथिंग सब कुछ जानते हैं। इसके पास सौरमंडल भी है अपना, यहाँ पे जीवन भी है, यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे तो मैं नोट करवा भी दूं, यानी कि वैसे आप जानते हैं, लेकिन आप अगर नोट करना चाहें, कोई अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, यानी बिल्कुल ही आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है,
क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है। ये आपका थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना पृथ्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का केवल और केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास जो है यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी इसका अगर जो व्यास, यानी कि व्यास का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी कि ये व्यास का मतलब ये होता है, और यानी कि त्रिज्या होती है इसकी आधी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। जैसे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये त्रिज्या बोलते हैं इसे। तो जो व्यास है इसका, ये पृथ्वी का 1/4 है। यानी पृथ्वी का मानते हैं, पृथ्वी का मान लीजिए इतना बड़ा है, पृथ्वी का हमने मान लिया इतना बड़ा व्यास है, तो पृथ्वी का 1/4 है ये। देखिए यहाँ पे लाइन से अगर देखेंगे तो लाइन तो आधी लग रही है देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1/4 है। तो यहाँ पर आप चंद्रमा में पहला पॉइंट नोट कर लेना कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। इसी में आगे लिखेंगे इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पहला पॉइंट आपका यही है, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा क्यों प्रतीत होता है? बड़ा हमें इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे नजदीक है, हमारे नजदीक होने की वजह से चंद्रमा हमें बड़ा प्रतीत होता है, जबकि बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए प्रतीत होता है। तो यहां पर अगला पॉइंट यहाँ पे इसमें नोट करेंगे, पहला पॉइंट नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट है, यानी कि यह हमसे अभिप्राय यहाँ पे पृथ्वी से है, पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही नोट कर लेना कि यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पे नोट करते हैं, यहां पे थर्ड पॉइंट देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है अपने पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अक्ष पर मतलब क्या है, आपने देखिए ये थोड़ा हम बना देते हैं चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा मान लीजिए, और ये चंद्रमा का अक्ष हो गया। तो अपने अक्ष पर यानी कि अपने वहीं पे घूर्णन करना, ठीक है, यानी कि अपनी जगह पर ही घूर्णन करना, उसे अक्ष पर घूर्णन करते हैं। आपने लट्टू देखा होगा, आपने लट्टू तो देखा होगा बचपन से, लट्टू आपने देखते आ रहे हैं बचपन से, इस तरह का लट्टू होता है ये। तो लट्टू आप सॉरी यहाँ पे बना नहीं पाया मैं, लट्टू आपने देखा है, लट्टू चलाया है। लट्टू क्या होता है, एक धुरी पर पूरा घूमता रहता है। कुम्हार का चाक तो देखा होगा, कुम्हार का चाक क्या होता है, अपने ही स्थान पर घूमता है, एक धुरी लगी होती है नीचे, धुरी पर ही घूमता है, ठीक है। तो जो अगर चंद्रमा है, चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा का जो घूर्णन काल है, अपनी अक्ष पर घूमने का काल है, वो भी लगभग 27 दिन का ही है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चंद्रमा के जो घूमने का समय है वो भी लगभग इसके बराबर ही है, यानी 27 दिन का ही है। यानी 27 दिन में चंद्रमा जो पृथ्वी की चक्कर पूरा लगा देता है, और 27 दिन में ही अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन पूरा कर लेता है, ठीक है। और हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं, पूरा चंद्रमा नहीं देख पाते हैं। आप ऑब्वियस सी बात देखिए, प्रैक्टिकली में आप जब देखेंगे चंद्रमा, यानी कि अगर आप 2 बॉल लेंगे और एक मान लीजिए 2 बॉल में आप एक तरफ से आप बॉल कर लीजिए, तो बॉल अगर आप देखेंगे, बॉल का हिस्सा, तो आप देखेंगे बॉल का आप एक ही भाग देख पाएंगे, दूसरा पीछे वाला भाग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ घूर्णन होता है, चंद्रमा हमारे परिक्रमा लगाता है, तो हम इसका जो घूमते हुए देखते हैं तो दूसरा भाग भी देख पाते हैं ऐसे करके, लेकिन उस समय हम एक ही भाग देख रहे होते हैं, दोनों भाग इसके देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड का सब पॉइंट। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा का हम जो है एक ही भाग लगभग देख पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा नोट के रूप में आपको लिखवाना है, यानी कि यहां पर लिखवाना उपग्रह। उपग्रह क्या होता है ये नोट करके लिख लेना, उपग्रह नोट बंद करके। उपग्रह क्या होता है, ये खगोलीय पिंड है ये भी, ठीक है, और ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी उपग्रह का मतलब होता है, उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह यानी कि जो ग्रह है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक उसी प्रकार जो है उपग्रह जो है ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब है कृत्रिम उपग्रह, जो कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में भारत का जो पहला मानव निर्मित उपग्रह था भारत का, वो था आर्यभट्ट, ठीक है। ये आपको बात पता होगी, आगे जो आएगा तो हम वो बता देंगे, ठीक है। तो पहला मानव निर्मित भारत का उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट था, तो आपने नोट में तो इतना लिख लिया। अब उपग्रह के बारे में लिख लिया, मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कृत्रिम उपग्रह के बारे में आप हर बात जानते हैं, तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली जो हेडिंग है आपकी ये है क्षुद्र ग्रह, यानी कि क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रह, ठीक है। बौने ग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह, यानी कि क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लेना इसमें कि ये तारों और ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, तो इन्हें जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
देखिए क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाई जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पट्टी पाई जाती है। सबसे क्षुद्र ग्रह यही इसी पट्टी के बीच पाई जाती है, छोटे छोटे ग्रह, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत साल पहले एक विस्फोट के फलस्वरूप टूटकर ग्रहों से अलग हो गए थे। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्षुद्र ग्रह कहीं अलग से नहीं बने हैं, यानी कि बड़ी टक्कर के फलस्वरूप जो बड़े बड़े ग्रहों के छोटे छोटे पार्ट हैं, और ये कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो आपने क्षुद्र ग्रह भी देख लिया। अब अगली जो है वो है उल्का पिंड, ठीक है। देखिए यहां पर क्षुद्र ग्रह देख लिया आपने, अब यहां पर आता है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको उल्का पिंड कहते हैं। यानी इनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी का जो भारी आवरण है उससे टकरा, यानी कि पृथ्वी के भारी आवरण में घुसाते हैं। घुसने की वजह से घर्षण बल के द्वारा इनके गर्म होकर जल जाते हैं और पृथ्वी की तक पहुंचते पहुंचते इनका बहुत ही छोटा भाग हमारे पास पर्याप्त पहुंच पाता है, ठीक है। तो आपने उल्का पिंड में लिख लेना, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए यहां पर आपने देखा होगा आकाशगंगा, एक शब्द आता है आकाशगंगा, यानी जो आकाश, यानी कि जो तारों, यानी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक चौड़ी पट्टी फैली हुई है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, इसे मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप नोट करेंगे इसमें, यानी कि पहला पॉइंट, यहाँ पे अगला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आप कैसे नोट करवाऊं, यहाँ पे नोट डाल के नोट कर लीजिए। देखिए तारों, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यानी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को, ठीक है, आकाशगंगा यानी कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लेना, आकाश में यानी एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। और हमारा सौरमंडल जो है वो इसी मिल्की वे का भाग है। इसमें सब पॉइंट लिख लेना आप कि हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है। ये आकाशगंगा आप देख पा रहे होंगे, एक चौड़ी सफेद पट्टी आप देख रहे हैं, तो ये आकाशगंगा है, जिससे लाखों तारों का समूह है, और हमारा सौरमंडल भी जो है वो इसी आकाशगंगा का ही पार्ट है, ठीक है। और प्राचीन काल में देखिए इसकी जो कल्पना लोगों ने की थी, बहती हुई नदी के रूप में की थी, ये तमाम नाम दिए थे, ठीक है। और इस प्रकार इसका नाम जो है आकाशगंगा पड़ गया। और ये वाकई में जो आकाशगंगा है इसमें अनेक सौरमंडल हैं। यानी कहने का मतलब, अगर आपसे कहीं ये पूछा जाए क्या इस आकाशगंगा में, ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं, क्या इस आकाशगंगा में केवल एक ही सूर्य है? जी नहीं, आकाशगंगा में असंख्य सौरमंडल है और हर सौरमंडल का अपना एक सूर्य है। हमारा सौरमंडल में हमारा जो सूर्य है, यानी हमारे सौरमंडल में हमारा जो प्रधान है, मुखिया है, वो सूर्य है। वैसे ही अन्य सौरमंडल, जो तमाम सौरमंडल हैं, दूर दूर सौरमंडल फैले हुए हैं, उन सब में भी अपने अपने सूर्य मौजूद हैं, यानी अपने अपने प्रकाश से पिंड जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, प्रकाशीय पिंड जो वहां पर मौजूद हैं। तो आप ये बिल्कुल अपने अंदर भ्रांति ना पालें कि हम ही अकेले हैं, यानी सूर्य केवल अकेला है। जो इस पूरे आकाशगंगा में सूर्य अकेला नहीं है, सबके सौरमंडलों के अपने अपने अलग अलग सूर्य हैं, और किसी किसी सौरमंडल के एक से ज्यादा भी सूर्य हैं। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना, ठीक है। तो आपने यहां तक तो ये नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला, यानी इसी में नोट करेंगे। नोट में आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया, नोट में सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया। अब यहां पे लिखेंगे कि लाखों आकाशगंगाएं, यानी कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी कि आप लिखने ना अगला पॉइंट, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखिए एक ये इमेज है, आप ये बना लेंगे इसका डायग्राम तो अच्छा रहेगा। यानी कि ये आप हैं, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल है, सौरमंडल के ऊपर आकाशगंगा है, और आकाशगंगा के ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है। ये देखिए क्रम बना लीजिए, यानी कि एक गोला कर करके, तो आपको याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यानी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर क्या है, सौरमंडल, सौरमंडल के ऊपर क्या है, आकाशगंगा है, और आकाशगंगा के ऊपर ब्रह्मांड है। यानी अनेक आकाशगंगाएं मिलकर क्या बना रही है, ब्रह्मांड का निर्माण कर रही है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो हमारे ग्रह थे, सौरमंडल के ग्रह, उन सबके क्रम जान लेते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब विशेषताओं को जान लेते हैं। देखिए यही वाला इमेज है, अभी हम देखेंगे इसे, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा सौरमंडल, यहां पर सूर्य मुखिया है हमारा, और ये ग्रहों का क्रम है, यानी ग्रहों के सूर्य से अगर हम देखें यहाँ पे, यानी सूर्य से हम यहाँ पे क्रम जो देखें, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है आपका बुध, सेकंड पे आता है आपका वीनस, ठीक है, मरकरी, वीनस, शुक्र, उसके यहाँ पे थर्ड नंबर पे आती है आपकी पृथ्वी, फोर्थ पर आता है आपका मंगल, फिफ्थ पर आता है आपका जो है बृहस्पति, छठवें पर आता है आपका शनि, ठीक है, सातवें पे आ रहा है यूरेनस, ठीक है, यानी कि इसे अरुण कहते हैं, और आठवें पे आ रहा है आपका नेपच्यून, ठीक है। ये क्रम है, सूर्य से अगर हम देखें क्रम तो इस प्रकार का क्रम है,
ठीक है। वहीं आकार के आधार पर देखें, आकार के आधार पर लिखवा दिया है मैंने, आकार के आधार पर बृहस्पति पहले आता है। यानी अगर हम आकार साइज के मैटर में देखें तो देखिए साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बृहस्पति पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे फिर आ रहा है यहाँ पे कौन आ रहा है, सॉरी यूरेनस पे लग गया, यहाँ पे आ रहा है, फिर आ रहा है आपका शनि आ रहा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ रहा है यानी कि यहाँ पे आ रहा है यूरेनस यानी अरोड जिसे हम कहते हैं। चौथे पर आ रहा है आपका जो है नेपच्यून आ रहा है। पांचवें पर आपकी इसकी आ रही है अर्थ आ रही है, ठीक है। छठवें पर आ रहा है जो आपका अर्थ के बाद आ रहा है यहाँ पे शुक्र आ रहा है, शुक्र यहाँ पर ये वाला है शुक्र, यानी छठवें पर ही आ रहा है आकार के अकॉर्डिंग। और फिर सातवें पर जो आ रहा है आपका जो है मंगल आ रहा है, ठीक है। और आठवें पर सबसे छोटा जो ग्रह है आपके यानी कि सौरमंडल में वो है बुध, ठीक है, ये आठवें पर आ रहा है फिर, ठीक है। तो आपने दोनों ही आकारों के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब यहां पर देखते हैं यानी कि हर ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, सौरमंडल में हमारे जो ग्रह हैं इन सब की क्या विशेषताएं हैं। देखिए आपको पता होगा बुध जो है सबसे पास है, सूर्य के सबसे पास है, तो बुध ग्रह के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करेंगे बुध में कि बुध सूर्य के चारों, जो बुध का परिक्रमण काल है यानी कि इसमें इस तरह से लिख लेना पहला पॉइंट बुध, ठीक है, यानी कि इसका परिक्रमण काल जो है 88 दिन है और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 59 दिन है। यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है ये 59 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। अक्ष पर घूमने का मतलब मैंने बताया था जैसे कुम्हार का चाक होता है अपनी एक ही दूरी पर पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा तो करते ही करते हैं, इसके अलावा अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो इसका जो सूर्य का परिक्रमण काल है यानी सूर्य के चारों ओर घूमने का परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन है, वहीं अपने अक्ष पर घूर्णन का काल है 59 दिन है, ठीक है। अब बात कर ले शुक्र की। शुक्र का जो है सूर्य के चारों ओर 255 दिन है और अपने अक्ष पर जो है 243 दिन, शॉर्ट में लिख लेना। पृथ्वी का कितना है 365 दिन है और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है इसका 1 दिन है, ठीक है। और इसके चंद्रमा भी आप जानते हैं एक ही चंद्रमा, इसका अतिरिक्त चंद्रमा नहीं है, ठीक है। बात करते हैं मंगल की। देखिए मंगल का जो अपने सूर्य का चारों ओर परिक्रमण जो इसका परिक्रमण है 687 दिन है, वहीं अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 1 दिन में होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसी वजह से जो पृथ्वी और मंगल है यानी मंगल पर तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसी वजह से चलवाए जा रहे हैं कि ताकि वहां पर समानता है, क्योंकि इसका भी जो घूर्णन है हमारे समान ही 1 दिन ही है, यानी इसके अपने अक्ष पर इसका भी घूर्णन जो है हमारे समान 1 दिन ही है, ठीक है। और इसके चंद्रमा कितने हैं, मंगल के चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति का जो सूर्य के चारों परिक्रमण है वो 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है इसका जो है 9 घंटे 56 मिनट है, ठीक है। चंद्रमा इसके जो है 16 हैं, ये लिख लेना आप। शनि का जो सूर्य के चारों परिक्रमण जो है वो 29 साल 5 महीने है, अपने अक्ष पर ये घूमता है 10 घंटे 40 मिनट में। चंद्रमा इसके जो है वो 30 से अधिक हैं वर्तमान में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूरेनस की। देखिए यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 84 साल में, ठीक है। अपने अक्ष पर इसका घूर्णन जो है 17 घंटे 14 मिनट में और चंद्रमा इसके जो है 17 हैं, ठीक है। वहीं नेपच्यून का जो घूर्णन है पृथ्वी के चारों ओर सबसे दूर नेपच्यून ही पड़ता है, तो इसका घूर्णन जो है पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है पृथ्वी के परिक्रमण काल जो है इसका 164 साल है, लिख लेना आप। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 16 घंटे 7 मिनट, ठीक है। चंद्रमा इसके कितने हैं 8 हैं, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है, सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है शनि के पास है, ठीक है। तो आपने ये पूरा इमेज में देख लिया है आपने, ठीक है। तो देखिए चलिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा इस वीडियो का जो टेस्ट सीरीज वाला लिंक है यानी एमसीक्यू वाला लिंक है वो यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वो लिंक जो मैंने इसके जो एमसीक्यू वाला लिंक है यानी इस वीडियो के बाद जो आपको एमसीक्यू लगाने हैं उसका लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आप इस वीडियो के बाद आपका दायित्व बनता है कि आप प्रॉपर वे में जाके एमसीक्यू वाला वीडियो भी देखें और अपने माइंड में जो भी आपने अब तक यहाँ पे पढ़ा सीखा है वो वहाँ पर अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। तो आई होप किसी भी एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन हुआ है अटकेगा नहीं, आप आराम से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।